गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो आज मैं एक टॉपिक ले आया हूँ, दैट्स अ ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स फर्स्ट। तो पहले हम जो टर्म जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाट्स ग्राफ्ट। देखिए ग्राफ्ट क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ। एनी सेल और वी कैन से टिश्यू और वी कैन से ऑर्गन, तो any cell, tissue or organ that's transplanted from one region to another from one region to another region, ठीक है। अब जो ये ट्रांसप्लांट आप कर रहे हो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ये जो ट्रांसप्लांट होगा या तो ये सेम पर्सन में होगा या तो ये डिफरेंट पर्सन में होगा। सो टू अनदर इन द सेम पर्सन or one to another person। तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। अब जो ग्राफ्ट है आपके पास, इट्स अ फॉलोइंग टाइप्स। इट कैन बी ऑटोग्राफ्ट। अब ऑटोग्राफ्ट ये है कि मान लो एक ही पर्सन से आपने कोई जो टिश्यू है वो उठा के दूसरी जगह लगा दिया, जैसे स्किन सेल्स है, ठीक है ना। तो किस में होगा, ये सेम पर्सन में होगा, एक ही पर्सन में होगा, सेम पर्सन। इसमें जो एग्जांपल है जैसे आपका स्किन ग्राफ्ट। नंबर सेकेंड, दैट्स कॉल्ड इज द सिन ग्राफ्ट। अब सिन ग्राफ्ट जो है, यहाँ पे दो पर्सन्स होंगे, लेकिन जो दो पर्सन होंगे they have the same genetic composition. That's example is monozygotic twins. तो that means यहाँ पे जो graft का transplant होगा, that is between two individuals of same genetic composition. और इसमें जो example है हमारी, that is monozygotic twins, ठीक है। इसके बाद the third, that's called the allograft. अब allograft जो है ना, इसमें भी दो different individuals होंगे, लेकिन यहाँ पे different जो है genetic composition होगी, different genetic composition, ठीक है ना। लेकिन जो members है, दोनों members they belong to the same species। जैसे ये दो ऑर्गेनिज्म आप लीजिए ह्यूमन स्पीशीज से, ठीक है, होमो सेपियन। तो इसी तरह जो लास्ट इसमें टाइप है वन, दैट्स कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। अब जीनोग्राफ्ट जो है, इट्स बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे जो दो मेंबर्स होंगे, दे विल बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ्ट्स, ठीक है। दैट्स ऑटोग्राफ्ट, सिनग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट, ठीक है। देखिए जब हम ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस करते हैं, तो वहां पे जो है हमारा एक तो डोनर होता है, एक रेसिपेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चॉइसेस क्या हो सकता है डोनर। मान लीजिए हमारे पास कोई इंडिविजुअल है जेड, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोई चीज जो है ट्रांसप्लांट करनी है। तो इसका जो डोनर है, मैं यहाँ पे तीन डोनर लिखूंगा, एक्स, वाई एंड जेड। जो एक्स वाई है, दे आर क्लोज रिलेटिव्स। सॉरी, जेड नहीं लिखेंगे, ये कुछ और लिखेंगे हम, ए। और जो ए है, दैट्स अननोन पर्सन। तो सबसे पहले जो डोनर है, दीज आर ऑल डोनर्स। तो जो डोनर है, द डोनर कैन बी क्लोज रिलेटिव और इट कैन बी अननोन पर्सन, ठीक है। और जो ये यहाँ पे है, ये रेसिपेंट है। अब जो क्लोज रिलेटिव्स है, उसमें से जो मैंने दो कैटेगरीज की, एक जो एक्स है उसमें मैं लिखूंगा ये मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ठीक है। और जो वाई है, ये फादर हो सकता है या ब्रदर हो सकता है, ठीक है। अब जो ये अननोन पर्सन है, यहाँ पे भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। बट फीमेल जो है ना, दैट इज प्रेफर्ड। उसका रीजन है, लॉजिक है, वो हम आगे समझेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है जो डोनर है दैट कैन बी क्लोज रिलेटिव्स एंड दैट कैन बी द अननोन पर्सन। अब जो क्लोज रिलेटिव्स का अगर हम डोनर यूज कर रहे हैं, जब हम एलोग्राफ्ट करेंगे तो उस केस में रिजेक्शन का प्रोसेस जो वो दोनों में होगा, यानी दोनों में रिजेक्शन जो है ना पॉसिबल है। बट द थिंग इसकी जो जो क्लोज रिलेटिव है इसमें जो रिजेक्शन का प्रोसेस है इमीडिएट नहीं होगा, ठीक है ना, और बहुत ही कम रिस्पॉन्स होगा एज कम्पेयर टू अननोन पर्सन, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिजेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है, कि रिजेक्शन रिस्पॉन्स जो है ना दोनों केस में, पहले हम क्लोज रिलेटिव का केस देखेंगे और फिर हम जो है ना अननोन पर्सन का भी देखेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा केस फर्स्ट, दैट इज द क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव लाइक फादर ब्रदर, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो मैं कुछ इस तरह से बना दूं। मान लो आपने किडनी किसी में ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना किडनी के जो है ना एपी वाल्स में जो एपिथेलियल सेल्स है वो बना रहा। चलिए, रिजेक्शन रिस्पॉन्स समझने से पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इसमें से जो मैं टी दो सेल्स दूंगा दैट्स कॉल्ड द टी सी सेल एंड द टी हेल्पर सेल। अब जो टी सी सेल है इसको हम CD8 पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं, और जो टी हेल्पर सेल है इसको हम CD4 पॉजिटिव सेल। तो जो TC सेल है जो CD8 है ये रिकॉग्नाइज करता है आपके MSC फर्स्ट को, और जो टी हेल्पर सेल है इट रिकॉग्नाइज द MSC सेकेंड। अब इसको याद रखने का भी एक रूल है दैट्स कॉल्ड द रूल ऑफ 8, दैट्स रूल ऑफ 8। अब रूल ऑफ 8 ये है कि जो TC साइकिल है इट इज CD8, तो 8 को मैं क्या मल्टीपल करूं वो 8 आ जाएगा, दैट्स 1, ठीक है। तो दैट मींस जो CD8 है यानी TC सेल है वो MSC1 को रिकॉग्नाइज करेगा। और यहाँ पे जो CD4 सेल है तो 4 को मैं क्या मल्टीपल करूं वो 8 आ जाएगा, 2। तो दैट मीन जो CD4 सेल है यानी टी हेल्पर सेल है वो MSC2 को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यूजुअली जो TC सेल है या टी हेल्पर सेल है, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी के अपने MSC मॉलिक्यूल्स होते हैं, MSC फर्स्ट MSC सेकेंड, ये उनके खिलाफ जो है रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो है ना देयर इज अ सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इसे ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस कर लेंगे, कलर दूसरा चूज कर, तो मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस हो गया, तो एक जो है किडनी हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट की, ठीक है ना। तो ये फॉरेन है जो मैंने येलो कलर से बना दिया, ये फॉरेन का यहाँ पे सेल है, दिस इज फॉरेन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला था अपना, ठीक है ना, तो इसमें जो MSC मॉलिक्यूल्स है, सपोज मैं MSC फर्स्ट बनाता हूँ, लेकिन जो हमारे पास MSC फर्स्ट होगा उसमें जो एक है मैटरनल होगा एक पैटर्नल होगा। सपोज दिस इज पैटर्नल और मैटरनल जो मैं ना वो रेड से बना दूंगा, ठीक है, ताकि और अंडरस्टैंड होगा। सो दिस इज मैटरनल एंड दिस इज पैटर्नल, ठीक है। देखिए जब ये क्लोज रिलेटिव का केस है, मान लो अगर ये फादर है तो उस केस में क्या होगा, फादर के केस में, कि जो यहाँ पे MSC मॉलिक्यूल है इसमें एक MSC मॉलिक्यूल जो है ना वो इस रेसिपेंट के जैसा होगा, यानी यहाँ पे मान लो दिस इज द पैटर्नल एंड द सेकंड वन दैट इज द मैटरनल, दैट्स द मैटरनल। यहाँ पे टोटल में हमें ये समझना होगा, लिसन, कि जब यहाँ पे सबसे पहले जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स होता है, द फर्स्ट रिजेक्शन रिस्पॉन्स जो है दैट्स ड्यू टू TC सेल और वी कैन से CD8 पॉजिटिव सेल। तो जो CD8 सेल है या TC सेल है वो जब यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, तो जब ये जो फॉरेन किडनी यहाँ पे आई है, ठीक है ना, एक क्लोज रिलेटिव से, उसमें कहीं ना कहीं एक MSC मॉलिक्यूल जो है ना इसका अपने जैसा है, दैट मीन्स वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, और इसको तो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स होगा
रिजेक्शन रिस्पॉन्स होगा, दैट इज नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नहीं होगा, और क्या होगा, एंड दैट विल बी लेस, दैट विल बी लेस, यानी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होगा और वो यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि जो टीसी सेल है वो यहाँ पे, उसके लिए जो दोनों एमएससी मॉलिक्यूल है वो फॉरेन नहीं है, उनमें से एक जो है ना वो सेल्फ है, दूसरा जो है वो नॉन सेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है फॉरेन की बात करें, अननोन पर्सन की बात करो, तो वहां पे जो सीन है वो डिफरेंट हो जाएगा, वहां पे केस जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पे दोनों एमएससी मॉलिक्यूल जो है वो फॉरेन हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम अननोन पर्सन का केस देखते हैं और फिर हम देखेंगे आगे जाके क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अननोन पर्सन का केस लेता हूँ, अननोन पर्सन, ठीक है। तो अननोन पर्सन के केस में क्या होगा यहाँ पे कि मान लो ये सेल्फ है, दिस इज द पैटर्नल, दिस इज द मैटरनल, मैटरनल किसी और कलर से बना, तो ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, ठीक है। अब जब यहाँ पे फॉरेन आएगा तो क्या होगा, देखिए ये पैटर्नल है फॉरेन का, ठीक है, और ये उसका मैटरनल है, तो ये फॉरेन का पैटर्नल है, ये फॉरेन का मैटरनल है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एमएससी मॉलिक्यूल्स है दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेसिपेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टीसी मॉलिक्यूल है उसके लिए ये जो दोनों हैं, दोनों फॉरेन है, तो इस केस में यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है वो एज कम्पेयर टू क्लोज रिलेटिव वो यहाँ पे इमीडिएट होगा और ज्यादा होगा, ठीक है ना, यानी immediate response and there will be more response, ठीक है। but this is the first response that is due to the TC cell, but जो first response होता है ना वो उतना massive नहीं होता है, the first response is not massive, is not massive, लेकिन जो second response है, चाहे close relative की मैं बात करूं या unknown person की बात करूं, तो जो second response है that is due to T helper cell, we can say CD4 positive cell, तो जो सेकेंड रिस्पॉन्स है जो टी हेल्पर सेल की वजह से है, देखो टी हेल्पर सेल जो है वो क्या करे, जो अंदर किडनी के अंदर जो यहाँ पे फॉरेन किडनी आ रही है इसके अंदर जो एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो उन एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल को मैं इसको यहाँ पे बना लूंगा, ये मान लो ये फॉरेन सेल है और इस पे यहाँ पे एमएससी सेकेंड है, तो जो रेसिपेंट की टी हेल्पर सेल है, जो रेसिपेंट की जो है टी हेल्पर सेल है, ठीक है, तो रेसिपेंट की जो टी हेल्पर सेल है, दिस इज द टी हेल्पर सेल, तो इसका जो रिसेप्टर है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और इस एमएससी सेकंड को जब वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे बहुत सारे साइटोकाइन्स रिलीज होंगे, जैसे देयर इज इंटरल्यूकिन 3, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, देयर इज इंटरफेरॉन गामा एंड देयर इज ट्यूमर नेक्रोस फैक्टर अल्फा, तो ये सारे साइटोकाइनेंस जो है इनकी वजह से यहाँ पे जो है मैसिव रिजेक्शन रिस्पॉन्स होगा, मैसिव रिजेक्शन रिस्पॉन्स, यानी रिजेक्शन रिस्पॉन्स है ना अब बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे याद रखना होगा कि पहले रिजेक्शन रिस्पॉन्स जो है टीसी सेल के थ्रू जो आता है दैट इज द माइनर रिस्पॉन्स, ठीक है, बट जो टी हेल्पर के थ्रू आता है दैट इज द मैसिव रिजेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिजेक्शन रिस्पॉन्स में हमने देखा, एक पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा कि वो ये है कि यूजुअली जो है रिजेक्शन रिस्पॉन्स में यूजुअली सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज देयर, और यूजुअली जो हेमोरल रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे जो है ना उतना रोल प्ले नहीं करता है, तो यहाँ पे जो मेन रोल जो है दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसलिए जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स को अगर हमें प्रिवेंट करना होता है तो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना उसको सुप्रेस करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है टी हेल्पर या टीसी सेल की वजह से आ रहा है, और ये क्या है, दीज आर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ द
T lymphocytes, and the humoral immunity, that's because of the B cell, that's the antibodies, ठीक है। अब देखिए रिजेक्शन रिस्पॉन्स तो हमने देख लिया यहाँ, ठीक है। अब इस रिजेक्शन रिस्पॉन्स यानी जब भी हम एलोग्राफ्ट यूज करेंगे, तो जब भी आप एलोग्राफ्ट यूज करोगे तो वहां पे रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज जो है वो तो आ ही जाएंगे। अब उन रिजेक्शन रिस्पॉन्स को कैसे सुप्रेस करें, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। सो दैट्स अ प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन रिस्पॉन्स। तो अगर रिजेक्शन रिस्पॉन्स को हमें प्रिवेंट करना, तो आई विल टेक टू केस फर्स्ट इज दैट्स इम्यूनो suppressive therapy, immunosuppressive therapy। भाई ऐसा करना है कि जो इस पर्सन का इम्यून सिस्टम है हम उसको सुप्रेस करेंगे, ठीक है ना। और जब उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो सुप्रेस होगा, तो उसका जो है ना रिजेक्शन रिस्पॉन्स जो है ना वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। इसीलिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स होते हैं, यानी जिनमें इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक होता है, तो वहां पे जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स होता है यूजुअली डज नॉट ऑकर। So in case of the person who is immunocompromised, the rejection response is not there। और जो सेम ग्राफ्ट है या ऑटोग्राफ्ट है वहां पे भी रिजेक्शन का रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। अब हम इसमें क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट वी विल प्रोवाइड, इस पर्सन को हम देंगे, वी विल प्रोवाइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, corticosteroids, or will provide him the glucocorticoids। देखिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है यहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है ना, दे इनहिबिट, ये आपके इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करेंगे। और इनहिबिट किसको करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनहिबिट करेंगे। बट यहाँ पे रोकेंगे नहीं, इससे ज्यादा भी काम करेंगे। क्या करेंगे, they will inhibit the genes, they will inhibit the genes। और कौन से genes, the genes that are responsible for the cytokine form production, जो यहाँ पे cytokine जो है ना रिलीज हुए थे, जैसे इंटरल्यूकिन 2 इंटरल्यूकिन 3, तो उन्हें जो genes, उनको बनाने के लिए जो genes responsible है उनको भी inhibit करेंगे। so they will inhibit the genes that are responsible for cytokine production। इसके अलावा we will use here some drugs, to use of drugs, जैसे ड्रग्स में अगर हम यूज करेंगे दैट्स साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है ना। इसी तरह दैट इज ट्रैकोलेमस, ट्रैकोलेमस जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है, ठीक है। एंड देयर इज आल्सो 6 mercaptopurine, this is the drug that's used to suppress the immune system so that the rejection response will be minimum, ठीक। अब द सेकंड थिंग इज कि अगर इस पर्सन में जो इम्यूनोसप्रेसिव है, जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, तो मान लो वहां पे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, दैट मींस उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो दैट इज सप्रेस्ड। उस केस में अगर उसे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, तो उस केस में उस पेशेंट को जो है ना उसके इम्यून सिस्टम के साथ नहीं छेड़ा जाता, ठीक है, बट उसको जो है ना यूजुअली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो दैट मींस इफ देयर इज वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इन दैट केस हम उसे क्या करते हैं, प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल थेरेपी जो भी है। बट उसके इम्यून सिस्टम को जो है ना वो वहां पे जो सप्रेसिव है, उसका इम्यून सिस्टम जो सप्रेस किया हमने, उसको हम जो है ना यूजुअली छेड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए दिस इज द MSC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और द सेकंड इज स्मॉल MC जो मैंने डिनोट किया, दिस स्मॉल रिप्रेजेंट्स द माइनर। पहले मैं इनके बीच में डिफरेंस बता दूं और फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है ना इससे क्या मीनिंग निकलेगा। देखिए जो MSC मॉलिक्यूल है ये आपको मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 6 पे, ठीक है। और जो ये MSC मॉलिक्यूल है इट्स एक्सप्रेस्ड इन ऑल, इन सभी इंडिविजुअल्स में ये एक्सप्रेस होगा। नंबर थर्ड दैट इज
जो ये है MSC molecule, here TH and TC both give response. अब डिपेंड करता है MSC molecule कौन है, अगर 1 है तो TC, अगर 2 है तो T हेल्पर्स है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों रेस्पॉन्ड देंगे MSC molecule के केस में। तो देखिए सेकंड है माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर Y पे। अब याद रखना जो क्रोमोसोम नंबर Y है तो दैट मीन्स ओनली मेल्स में होगा, फीमेल्स में तो होगा नहीं। और ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम में, बट यूजुअली हम लेते हैं क्रोमोसोम नंबर Y। देखिए इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑल, इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑल, इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑल मेंबर्स। मान लीजिए अगर आप दो मेल्स लेते हो तो हो सकता है एक मेल में ये एक्सप्रेस हो और दूसरे मेल में जो है ना एक्सप्रेस नहीं हो, ठीक है ना। देखिए इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है ना रिजेक्शन रिस्पॉन्स आएगा, रिजेक्शन रिस्पॉन्स, बट दैट इज डिलेड, यानी बहुत लेट आएगा, दैट विल टेक इयर्स। दैट्स वाई मैंने जब चॉइस की बात की थी ना, मैंने आपसे वहां कहा था फीमेल इज प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू द मेल। मान लीजिए अगर आपका मेल जो है वो रेसिपेंट है या फीमेल है, और जो डोनर है वो हम प्रेफर करते हैं फीमेल, क्यों? क्योंकि फीमेल के केस में माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है नहीं। मान लीजिए अगर आपने मेल को चूज किया एज ए डोनर, तो हो सकता है इसमें माइनर HC हो और कुछ सालों बाद वो एक्सप्रेस हो जाए, और वहां पे इससे जो है ना एकदम से रिजेक्शन रिस्पॉन्स आएगा, तो कुछ सालों के बाद भी इसमें जो है ना जो आपने ट्रांसप्लांट किया है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। सो दैट्स बिकॉज ऑफ द माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो मेल्स में एक्सप्रेस होता है फीमेल्स में नहीं होता, और सभी मेल्स में भी नहीं होता, ठीक है ना। अभी डिपेंड करता है, अब जो रेसिपेंट है अगर उसने मेल से ये ट्रांसप्लांट लिया, ठीक है ना, देन इट इज अप टू हिज और हर लक, ठीक है, कि उसमें एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा। अगर एक्सप्रेस होगा तो कुछ सालों के बाद भी रिजेक्शन का खतरा है वहां, ठीक है। सो लेट्स टेक फ्यू केसेस टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट। देखिए फर्स्ट केस मैंने लिया कि एक पर्सन X है जो B सेल डेफिशिएंट है, दूसरा पर्सन Y है जो T सेल डेफिशिएंट, ठीक है। अब चलो मैंने Y को भी एक ग्राफ्ट दिया, ठीक है, और X में भी एक ग्राफ्ट दिया। आपसे कहना होगा कि ग्राफ्ट जो है ना किस में रिजेक्ट होगा, ठीक है, जो ग्राफ्ट है वो किस में रिजेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले हम केस फर्स्ट को समझेंगे। X जो है इट इज B सेल डिफिशिएंट, यानी इसमें B सेल जो है वो एब्सेंट होंगे, बट जो T सेल है वो तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि भाई इसने जो यहाँ पे कहा है कि B सेल डिफिशिएंट है तो T सेल प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे कहा T सेल डिफिशिएंट है तो दैट मींस ऑब्वियसली यहाँ पे B सेल प्रेजेंट होगा। अब मैंने जो कहा था रिजेक्शन रिस्पॉन्स जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द T सेल्स, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द B सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है इसमें B सेल्स तो है बट T सेल्स नहीं है, और ये जो पर्सन है इसमें B सेल है बट B सेल नहीं है बट T सेल्स है। तो दैट मीन जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स है वो X में आएगा नॉट Y में, ठीक है ना। सो जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स है दैट मीन जो X है दैट इज रिजेक्टेड, यानी इसमें जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर। नाउ द सेकंड केस। अब देखिए मैंने 3 माउस यहाँ पे लिए M1 M2 एंड M3। जो M1 M2 M3 है तीनों एक ही स्ट्रैंड के माउस है, दैट्स बाल्ब B, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए जो M1 है मैं इसमें यहाँ पे एक ग्राफ जो है ना इंसर्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड ग्राफ्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, सेकंड ग्राफ्ट। और जो सेकंड ग्राफ्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ वो मैं किसी और स्ट्रैंड के माउस से कर रहा हूँ, दैट्स बाल्ब C, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्ट्रैंड, सॉरी। तो ये जो माउस में जब ये ग्राफ्ट इंसर्ट होगा, ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ्ट इंसर्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं इस माउस से जो है ना यहाँ से स्प्लेनिक सेल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करूँगा। स्प्लेनिक सेल, जो स्प्लेनिक सेल है वो एक्सट्रैक्ट करके मैं M2 और M3 में डाल दूंगा, ठीक है। और जो M3 है और जो M2 है इसमें भी मैं ग्राफ्ट जो यूज करूंगा दैट इज सेकंड ग्राफ्ट, और जो M3 में सेकंड ग्राफ्ट यूज करूंगा दैट्स फ्रॉम बाल्ब C, और जो M2 में ग्राफ्ट यूज करूंगा सेकंड ग्राफ्ट दैट इज फ्रॉम
दिस इज, या मैं डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैंड है, दैट इज B149 समथिंग, B149, तो डिफरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देखिए जो M1 है, इसमें जब मैंने सेकंड ग्राफ्ट पहली बार जब मैंने इसमें सेकंड ग्राफ्ट डाल दिया, उसके बाद स्प्लिनिंग सेल्स मैंने निकाला, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है मैं डिफरेंट कलर लूंगा, जो नेक्स्ट टाइम है यहाँ पे मैं डिफरेंट यहाँ पे जो है ग्राफ्ट यूज करूंगा। मैंने सेकंड टाइम जो है ना, मैं इसमें फिर से सेकंड ग्राफ्ट डाल दूंगा, और इस बार जो सेकंड ग्राफ्ट है दैट्स अगेन बाल्ब सी। अब आपको यहाँ पे कहना होगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेस्पॉन्स। मैं यहाँ पे कहूँगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेस्पॉन्स। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स किस में होगा, रिजेक्शन रेस्पॉन्स, फिर किस में होगा, फिर किस में, ठीक है ना। देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो होगा M1, ठीक है ना, दैट्स इक्वल टू M3, so M1 will be equal to M3 and both are greater than M2। अब देखिए उसका रीजन क्या है। देखिए जो M1 और M3 में है, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आएगा, रिजेक्शन रेस्पॉन्स जो आएगा, दैट्स ड्यू टू द मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स के थ्रू जो है ना रिजेक्शन रेस्पॉन्स जो है ना बहुत ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू द नाइव सेल्स। देखिए यहाँ पे मेमोरी सेल कैसे आ गई, देखो जब हमने यहाँ पे ग्राफ्ट यूज किया तो उसने उसके खिलाफ जो है ना रिजेक्शन स्टार्ट किया और वहां पे मेमोरी बन गई, और हमने उसी की स्प्लिनिंग सेल जो है ना M2 में भी डाल दी, M3 में भी डाल दी, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरा जो है ना सेकंड ग्राफ्ट यूज कर दी। तो दैट मीन्स M1 में तो मेमोरी सेल है, तो यहाँ पे जो इस माउस के खिलाफ जो रेस्पॉन्स आएगा वो मेमोरी सेल के थ्रू आएगा। और जो M3 है, आप देखिए जो M3 में आप ग्राफ यूज कर रहे हो दैट्स अगेन बाल्ब सी, यानी सेम स्ट्रैंड का ग्राफ, तो इसी के खिलाफ मेमोरी सेल है, तो यहाँ पे भी मेमोरी रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो M2 है, यहाँ पे स्प्लिनिंग सेल तो हमने डाल दी, बट जो यहाँ पे स्प्लिनिंग सेल है उसमें जो मेमोरी है वो बाल्ब सी के लिए है, और यहाँ पे हमने स्ट्रैंड डिफरेंट यूज किया, तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी सेल का कोई रोल नहीं आएगा, यहाँ पे नाइव सेल से ही आएगा। तो दैट्स व्हाई रेस्पॉन्स वाइज जो है ना दिस इज द रोल, this is the order, that's M1 is equal to M3 but that's greater than M2। चल नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि M1 M2 M3 M4 सारे एक ही स्ट्रैंड के हैं, बाल्ब बी, ठीक है ना। अब जो पहला है M1 इट इज CD4 नेगेटिव, इट इज CD8 नेगेटिव, दिस इज CD4 नेगेटिव CD8 नेगेटिव, यानी इसमें दोनों नेगेटिव दोनों एब्सेंट है, तो इसे हम न्यूड माइस कहते हैं या एथाइमिक माइस कहते हैं, और यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। पहले मैं आपको बता दूं CD नेगेटिव और CD पॉजिटिव का क्या मतलब। अगर CD4 नेगेटिव है दैट मींस T हेल्पर सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है ना। अगर CD8 नेगेटिव है तो दैट मींस TC सेल जो है ना दे आर एब्सेंट, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो दैट मींस दोनों सेल जो है ना वो प्रेजेंट है। अब देखिए जो M1 में CD नेगेटिव लिखा है तो दैट मींस यहाँ पे जो T हेल्पर सेल है दैट इज एब्सेंट, बट इसका ये भी मतलब है कि जो TC सेल है यहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब जो CD नेगेटिव है यहाँ पे जो TC सेल है वो एब्सेंट है, लेकिन जो T हेल्पर सेल है वो प्रेजेंट है, दैट्स प्रेजेंट। और जो M4 है यहाँ पे बोथ प्रेजेंट, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट, और जो M3 है यहाँ पे दोनों एब्सेंट है, तो बोथ आर एब्सेंट। तो अब आपको ऑर्डर बताना होगा, अब आपके लिए ऑर्डर इजी है। तो सबसे पहले M4 होगा क्योंकि इसमें दोनों टाइप के T सेल जो है ना वो प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे आएगा M2, क्योंकि देखिए M2 में T हेल्पर सेल है और TC सेल एब्सेंट है, और हमें पता है T हेल्पर सेल की वजह से ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, रिजेक्शन रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू TC सेल। तो उसके बाद जो यहाँ पे ऑर्डर आएगा दैट इज द M1, और लास्ट में आएगा न्यूड माइस दैट्स द M3, ठीक है ना। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो लास्ट केस में यहाँ पे लूंगा वो ये है कि मान लीजिए हमने X को यहाँ पे डोनर यूज किया है, ठीक है। तो जब हमने इसको डोनर यूज किया तो इसका जो यहाँ से जो ग्राफ्ट है वो Y में चला गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप कि सेकेंड टाइम जो है ना इसी X को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हो, यानी आप इसको डोनर एज ए डोनर यूज कर रहे हो सेकेंड टाइम, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइम जब इसको एज ए डोनर यूज कर लोगे तो याद रखना वहां पे जो रिजेक्शन है दैट विल बी इमीडिएट, इसीलिए तो याद रखना होगा आपको कि सेम डोनर जो है यू कैन नॉट यूज द सेम डोनर
सेकेंड टाइम, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिसिटी डेवलप होगी, ठीक है ना। रेसिपेंट के केस में मेमोरी डेवलप होगी, स्पेसिफिसिटी डेवलप होगी, तो वहां पे उस टाइम जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी वेरी इमीडिएट एंड दैट विल बी वेरी मैसिव एंड दैट विल लीड टू द इमीडिएट रिजेक्शन, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। So especially for CSR students, this will be very helpful. Thank you.